Good morning, students. Today we will start new topic, that is capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम यूनिट 9 अपनी पढ़ रहे थे, यूनिट 9 मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है। हम उसमें डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ चुके थे कि किस तरीके से अगर हमें मनी अरेंज करनी है अपनी कंपनी में और इन्वेस्ट करनी है कहीं, या हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है अपने ऑल ओवर द ईयर, उस प्रॉफिट को हमें किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना नहीं, क्या फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं जो हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने देख लिया था कि हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब एक यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, डेट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, ये होता क्या है एक्चुअल में? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, इसके मीनिंग पे जाने से पहले, इसे समझने से पहले हम एक अपना 11th की अकाउंटेंसी में आपने एक बैलेंस शीट बनाई होगी, तो उस बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर याद करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट का एक छोटा सा परफॉर्मा बना रही हूँ जो आपने 11th बनाई थी। 12th में जो बैलेंस शीट है बेटा, उसका जो एक तरीके से प्रारूप है वो बदल चुका है। 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट से बैलेंस शीट पढ़ी थी, उसका जो फॉर्मेट था वो था हॉरिजॉन्टल, जबकि अब जो 12th में चल रहा है आपका, वो वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा है ना। 12th में कौन सा चल रहा है? वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा है। और 11th में हमने पढ़ा था कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये आपकी बैलेंस शीट थी एज ऑन जिस पर्टिकुलर डेट को आप बना रहे हैं। यहाँ पर दिस वन इज लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम होता था। ये आपकी असेट साइड हो गई और ये आपका फिर अमाउंट का कॉलम होता था। ठीक ऐसे था। ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में जो हमारे आइटम्स होते थे, मेन आपने वहाँ पे जो आइटम्स है आपके, आपको इतना ही पता है, कैपिटल होती थी यहाँ पर, प्रॉफिट होते थे, हमारे जनरल रिजर्व, और हमारी सारी जो लायबिलिटीज होती थी वो सब यहाँ पर आती थी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कैपिटल की टर्मिनोलॉजीज हमें पता है। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वर्ड नहीं होता, बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती हैं जो हमने 11th की बीएसटी में पढ़ ली थी। अब वो कैपिटल कौन कौन सी होती हैं हम उसको यहाँ पे खोल के लिख लेते हैं। एक तो होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं कैपिटल के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है, डिवेंचर्स यानी बोरोड कैपिटल, हम यहाँ पे बोरोड कैपिटल लिख देते हैं, बोरोड कैपिटल जो हमने किसी से बोरो की हुई है, तो डिवेंचर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर हमने कहीं से लोन लिया हुआ है तो लोन भी किसके अंदर आ जाएगा? बोरोड कैपिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग आपकी, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और लास्ट में है एक आपका करंट लायबिलिटीज। यही तो सारे आइटम होते थे, बस वहाँ पे जो लिखने का, जो नाम लिखने का तरीका था वो चेंज था। इन सबको हम कैपिटल कहते थे। रिटेन अर्निंग हो गई आपकी, प्रॉफिट, वहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे। करंट लायबिलिटीज हो गई, कुछ जनरल रिजर्व वगैरह जो होते थे वो यहाँ पर आ जाते थे। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड है इसकी बैलेंस शीट की। हमें जो जरूरत है यहाँ पर पढ़ने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी लायबिलिटी साइड ही चाहिए, असेट साइड का हमें कुछ नहीं करना। ठीक, तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? लायबिलिटी साइड पर रहेगा। जैसे ही हम अपने लायबिलिटी साइड में ये सारे आइटम देखते हैं, एक तरीके से ये सोचिए, कंपनी के अंदर जितना भी फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है, हमारा जो फाइनेंस आया है, इनफ्लो है, यानी जो सोर्स है मनी आने के, वो सब कहाँ से आते हैं? लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो जो जब यहाँ से पैसे आ जाते हैं तब देन हम उनको कहीं पर असेट्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। मनी आने के सोर्स सारे यही हैं, प्रॉफिट है, रिजर्व है, कैपिटल्स है, ये सब क्या है? मनी आने के सोर्स हैं। अब जो हमने मनी कहीं से ली है, तो ये सब क्या है? हमारी लायबिलिटीज है, हमें पे भी करनी है, या तो हमने किसी से उधार लिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अपने भी हैं तो अपने भी, हमें जो ओनर फंड भी जो होता है वो भी क्या होती है? एक तरीके की लायबिलिटी होती है। वो बात अलग है कि हमें उसको देना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए वो भी इसमें किसमें लिखी जाती है? इसमें लिखी जाती है। तो ये सब क्या है?
हमारी कंपनी के फाइनेंस के सोर्स हैं। एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये सब हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना? जो कंपनी की हमारी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड के इन सारे कॉलम्स को मिलाकर, इनकी अमाउंट को मिलाकर ये जो हमारा सिनेरियो बन रहा है, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर तक पहुंचना है। ये क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कंपनी में बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड की कुछ आइटम्स हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जो मनी अरेंज की गई है वो यहीं से मनी अरेंज की है, यही सब फाइनेंस के सोर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब एक चीज और है, सोचिए हम लोग कैपिटल पढ़ने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर भी हमारी कैपिटल होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। प्रेफरेंस शेयर हमारी कैपिटल है, बोरोड जो कैपिटल है वो कैपिटल है बोरोड फंड, ठीक। रिटेन्ड अर्निंग हमने बाहर से पैसे लिए हैं, वो भी अपने ही पैसे होते हैं, कभी भी हम बिजनेस में लगा सकते हैं, कैपिटल में काउंट कर सकते हैं। बट जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, रिटेन अर्निंग का हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में क्या कर सकते हैं? अपने दोबारा से फ्लो बैक कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में दोबारा से फ्लो बैक किया जा रहा है, उसी को तो हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। करंट लायबिलिटीज जो है आपकी, इसको अगर हम इसमें से एक्सक्लूड कर दें, करंट लायबिलिटीज कैसी होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ही तो है हमारी। क्या ये हमारी कैपिटल में काउंट होती हैं? नहीं होती कैपिटल में काउंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैं। विद इन 1 ईयर हमें इनका क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। 1 साल से ज्यादा तो इनका मैच्योरिटी होती ही नहीं है, चाहे वो हमारे बीपी हो जाए, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाए या अदर सोर्स है, हमें उन सबका क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है विद इन अ ईयर। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द कैपिटल। उन्हें हम कैपिटल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अब बात आती है हमारी कैपिटल में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। कैपिटल में हमारे पास यहाँ पर 4 थिंग्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोड कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ठीक। अब हम एक और छोटा बॉक्स में यहाँ पे बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा मैंने कौन सा बॉक्स बनाया है। बॉक्स इज, मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पर बॉक्स की जगह, ये वाले चारों, ठीक। ये जो आपकी कैपिटल है, इन चारों को मिलाकर के हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ये क्या है? हमारी कंपनी की कैपिटल, यानी इन सब से मिलकर के क्या बनी है? हमारी कैपिटल बनी है। चलिए, ये हो गई हमारी कैपिटलाइजेशन, मीन्स इन सब से मिलकर हमारी कंपनी की कैपिटल बनती है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन भी इसकी आप देख सकते हैं कि अगर हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से करंट लायबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दे, माइनस कर दे करंट लायबिलिटीज, दिख नहीं रहा है यहाँ से, माइनस कर दें यहाँ से हम करंट लायबिलिटीज, ठीक, तो हमारी क्या आ जाती है फिर? कैपिटलाइजेशन। हमारी कंपनी की कैपिटल निकल के आ जाती है नेट। अब बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे क्योंकि कैपिटलाइजेशन से ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर है क्या। जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं कंपनी के अंदर फाइनेंस के, उन सब को हमने कैपिटलाइजेशन कर दिया। बट होता ये है कि हम इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज का भी क्या कर सकते हैं? एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। हम इनको प्रोपोर्शन में भी बोलते हैं। इनके बीच का जो आपस का रिलेटिव प्रोपोर्शन है, मीन्स इक्विटी शेयर टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज का कितने % है, जितने भी टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसका प्रेफरेंस शेयर कितने % है, जो बोरोड कैपिटल है वो उसका कितना % है, सही। अगर हमारे पास ये सारा टोटल, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास 1 लाख की इक्विटी शेयर है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 2 लाख की बोरोड कैपिटल है, ठीक। 1 लाख के फिर हमारे पास क्या है? रिटेन अर्निंग है, और 1 लाख की हमारे पास क्या है? करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने के हो गए? 1 2 3 4 5,
5 लाख के हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है हमारी कंपनी में। अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपना प्रोपोर्शन करेंगे। जैसे 5 लाख में से जो 1 लाख है यानी इक्विटी शेयर वो कितने परसेंट है, ठीक। जो बोरोड कैपिटल है वो इसका कितने परसेंट है 5 लाख में, और रिटेन अर्निंग कितने परसेंट है। तो इनके प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी का अगर हम प्रोपोर्शन निकाल दें और उसको हम अगर परसेंटेज में कहें आपसे, तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर वो कुछ नहीं है, हमारी कंपनी में जो भी हमारी वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, उन सभी लॉन्ग टर्म सोर्सेज की रिलेटिव प्रोपोर्शन को, आपस के प्रोपोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन में ये कैपिटल के सोर्स हैं और ये हमारी स्ट्रक्चर है कंपनी का, जो हम उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, अगर हम उस टेबल को देखें बेटा, मैं एक बार हम टेबल को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, सपोज अ कंपनी इज इन नीड ऑफ 10 लाख रुपीज दैट इट गेट्स एज अंडर। किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपीज, और वो 10 लाख रुपए उसने इस तरीके से अरेंज किए हैं। फर्स्ट कॉलम में सोर्सेज ऑफ कैपिटल बताए गए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट और करंट लायबिलिटीज। सेकंड कॉलम इज अमाउंट, सेकंड कॉलम किसका है, अमाउंट का है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है उस कंपनी में, 4,50,000 की है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,25,000 की है। बोरोड कैपिटल 1,12,500 की है। रिटेन अर्निंग भी इतनी का है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख की। टोटल बैठता है 10 लाख। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंपनी में कितना है, 10 लाख का। तो फर्स्ट जो कॉलम अमाउंट का है वो हमें क्या बताता है, इस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बता रहा है। अब हमने क्या किया, सेकंड कॉलम जो है हमारा, सेकंड कॉलम में हमने जो परसेंटेज निकाली है वो टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की निकाल दी है, वो हमारे यूज का नहीं है, टोटल कैपिटल की परसेंटेज है। अब हम आते हैं जो लास्ट वाला कॉलम है, परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज। जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसकी परसेंटेज हमने निकाली है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की जो हमने परसेंटेज काउंट की है, उसमें कि हमारी करंट लायबिलिटी काउंट होगी, नहीं होगी। करंट लायबिलिटी को इसमें से क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। टोटल 10 लाख रुपीज थी, 1 लाख की करंट लायबिलिटीज, बचे कितने, 9 लाख। तो अब हमने इसको 9 लाख से डिवाइड किया, मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 4,50,000 की है। इक्विटी शेयर की कैपिटल कितनी है आपकी बुक में, 4,50,000 की, ठीक। और टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 9 लाख एक्सक्लूडिंग करंट लायबिलिटी। तो 4,50,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 लाख से, कितना बैठा हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी में। तो इस तरीके से जो लास्ट वाला कॉलम है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। 50% हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 25% है, बोरोड कैपिटल 12.5% है, रिटेन प्रॉफिट 12.5% है। तो जो लास्ट वाला कॉलम है ये हमें क्या बता रहा है, हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहा है। एक बार मीनिंग देख लेते हैं इसका फाइनली। इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। सही है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस लॉन्ग टर्म फंड। सही है, ये क्या है, इट इज अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। हमारी कंपनी में जितने भी लॉन्ग टर्म फंड हैं उनके बीच के रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। So finally, capital structure is a relative proportion of different sources of long-term funds. अब हमने क्या किया, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन निकाल लिया आपस में। टोटल हमारे पास जो ये सब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड फंड और रिटेन अर्निंग थी, हमारे पास टोटल कितने की थी, 9 लाख की थी। तो 9 लाख में से हमने इसको क्या किया है, परसेंटेज में डिवाइड किया। 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है, 25% ये है, 12.5% हमारे पास बोरोड है और 12.5% रिटेन प्रॉफिट है।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ना? तो दो चीजों का डिफरेंस है। मेन चीज यहाँ पे देखिए, अमाउंट जो है आपकी, ये हमारी अमाउंट है, सपोज कीजिए 4,50,000 की, जैसे पहली वाली अमाउंट हमारी, ठीक, ये 2,50,000 थी, बस अभी इतना ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ, कैपिटलाइजेशन जो है किसी भी कंपनी का, कैपिटलाइजेशन हमें उस कंपनी का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताता है। कौन सा एस्पेक्ट बताता है? क्वांटिटेटिव, मींस उस पर्टिकुलर कंपनी में किस क्वांटिटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोड कैपिटल लगी हुई है। बट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें किसी भी कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है कि उस कंपनी में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के थ्रू अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी की ये पता है कि उस कंपनी में 50% शेयर हैं, हम उस कंपनी पर 50 लाइन लिख के बता सकते हैं, इस कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। मीन्स किसी ने कहा कि 4,50,000 की कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल इस कंपनी में, हम दूसरा स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते, मीन्स बता ही नहीं सकते उस कंपनी के बारे में, उसमें डिबेंचर कितने हो सकते हैं या उसकी लायबिलिटीज कितनी होंगी, उसमें फिक्स्ड असेट्स में फायदा होगा इन्वेस्ट करने में या नहीं होगा। नो कमेंट्स एट ऑल, बिकॉज इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बट इन द केस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कोई ये कहता है कि मेरी कंपनी में 50% इक्विटी शेयर की कैपिटल है, मीन्स वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा है, तो जो डिवेंचर होल्डर हैं वो बहुत इजीली मनी इन्वेस्ट वहां पर कर पाएंगे, या फिर नहीं करेंगे तो वो अब उनका मेन मोटिव है, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए गए, हमने कहा 50% हमारे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो बैंक वाले हमें बहुत इजीली लोन दे देंगे, क्योंकि बैंक को पता है कि इनके पास 50% तो अपनी कैपिटल है, 20% ही हमसे मांग रहे हैं, तो बोरोड कैपिटल बची कितनी इनके पास, कुछ करंट लायबिलिटीज वगैरह भी होंगी, रिटेन अर्निंग भी होंगी कुछ इनके पास। सो डेट्स वाई वो हमारी कंपनी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में, एक इमेज रेडी कर सकते हैं बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, बाय द प्रोपोर्शन। जो हमने प्रोपोर्शन बताया उससे हम किसी कंपनी की क्वालिटी क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग जैसे ही हमारा क्लियर होता है, 2 पॉइंट्स और आगे दिए गए हैं, छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज हैं जहां पर हमने बेटा डिस्क्रिप्शन देखा है, डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। कंपनी के अंदर दो हमारी कैपिटल हैं, मेन डेब्ट कैपिटल हो गई और इक्विटी कैपिटल, सही। ये दो हमारी कैपिटल होती है कंपनी में, इनके बीच में डिफरेंस दिया गया है कॉस्ट और रिस्क के बेसिस पर। एक तो कॉस्ट है पॉइंट और एक रिस्क है। वैसे तो अब आप इसको कर लेंगे, हम उसमें पढ़ चुके हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों में कॉस्ट बताई थी क्या आती है, और दोनों में क्या बताए थे, रिस्क बताया था कि दोनों में रिस्क क्या होता है। तो सेम वही चीज है यहाँ पर भी। देखिए, डिवेंचर्स में डेब्ट कैपिटल में जो हमारी कॉस्ट आती है वो क्या होती है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, यही तो कॉस्ट आती है डेब्ट कैपिटल में। तो फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट यानी कि अगर हमें 10% से इंटरेस्ट देना है तो 10% से ही इंटरेस्ट देना है और कोई कॉस्ट नहीं है। सो डेट्स वाई ये कैसा होता है, चीप होता है, ये चीप है इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस वो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि इसमें डिविडेंड की रेट जो है फिक्स नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो हम ज्यादा भी दे सकते हैं और शेयर होल्डर भी हमसे ज्यादा की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं रिस्क की। डेब्ट कैपिटल में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमारी के लिए, हमारी कंपनी के लिए इसमें हाई रिस्क होता है।
ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिस्की होती है डेब्ट कैपिटल, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके पास राइट होता है, अगर इन्हें इनकी कैपिटल या इंटरेस्ट नहीं मिलता तो ये लोग कंपनी पर क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं। इनके पास केस करने का भी राइट है। ठीक, तो ये हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल होती है। बट यहाँ पर हमें रिफंड भी नहीं करना होता, मानी रिफंड करने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि वो रिफंड करनी जरूरी है उनकी कैपिटल। वो ऑनर है कंपनी के, जब वो सारा प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस भी उन्हें बियर करना ही पड़ेगा। सो डेट्स वाई यहाँ पर हमें नो रिस्क एट ऑल, कोई रिस्क नहीं होता है। वो बात अलग है, प्रॉफिट ना हो तो धीरे धीरे वो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में से मनी जो है वो निकालने लगते हैं बाहर से, हमारे शेयर सेल आउट करके जाने होते हैं। लेकिन एक बार मार्केट में शेयर सेल हो गए तो एक पर्सन परचेस ना करके वो भी तो सेल करके किसी और पर्सन को जाएगा ही। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस के पॉइंट्स दिए गए हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट कैपिटल रिस्की नहीं होती है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू डेब्ट कैपिटल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो एज अ इन्वेस्टर आप सोचिए कि अगर आप किसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर एज अ डिबेंचर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर नई कंपनी है तो कंपनी में पैसे डूब गए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नई कंपनी में एज अ डिवेंचर होल्डर पैसे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेस्ट है, तो उनके लिए वो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये कॉस्ट और रिस्क का जो डिफरेंशिएशन है इन दोनों डिवीजन वर्सेस है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कोई क्वेरी अगर आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और आगे दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और देखने वाले हैं बेटा। डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज आती हैं। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट जो हैं वो आगे जाके हमें ब्रॉड कंसेप्ट समझने में हेल्प करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि बीच बीच में छोटी छोटी सी चीजें कहाँ से आ रही हैं। डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो सिमिलरिटीज होती हैं मेन। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज ये दोनों ही कैपिटल कैसी हैं आपकी, फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास ली थी। तो फिक्स डेब्ट कैपिटल भी हमारी कैसी कैपिटल होती है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, और ये भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। बिकॉज ऑफ इसमें हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसमें हमें फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है। आफ्टर डेट ये दोनों ही सोर्स कैसे सोर्स है, चीप सोर्स है इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉस्ट क्या थी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर, जबकि यहाँ पे हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांग सकते, हमें जो पर्टिकुलर रेट पहले ही डिटरमाइन है उसी रेट से हम डिविडेंड देंगे, उसी रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। तो कॉस्ट कैसी होती है, फिक्स होती है। सो डेट्स वाई ये दोनों ही सोर्स कैसे हैं, चीप होते हैं इक्विटी शेयर की कंपेयर में। ये दोनों तो इनमें सिमिलरिटीज है। अब बात करते हैं डिससिमिलरिटीज की कि क्या इन दोनों में सिमिलर नहीं है। पहली चीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक्सपेंसिव है। तो इंटरेस्ट जो है एक तरीके से क्योंकि आपने मनी बोरो की है किसी से, जस्ट लाइक आपने लोन लिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में या लॉस है, दोनों ही कंडीशन है, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, दोनों ही कंडीशन में वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, राइट। बट जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड किसको दिया जा रहा है, शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। शेयर होल्डर आर द ओनर, नॉट द रियल ओनर बट दे आर ऑल्सो द ओनर। सो दैट्स व्हाई डिविडेंड क्या दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाता है, वो लॉस के केस में नहीं दिया जा सकता। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस डिवेंचर्स और प्रेफरेंस के बीच में कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के केस में दिया जा सकता है, बट डिविडेंड इट कैन बी गिवन, इट शुड बी गिवन बाय द फ्रॉम द प्रॉफिट ओनली। एक और डिफरेंस यहाँ पर है, क्या दिया गया है कि जो इंटरेस्ट होता है हमारा वो क्या है, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होने की वजह से ये हमारा किसमें आता है, P&L अकाउंट में आता है, और हमें इससे क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, एक पॉइंट और है आगे, तो वहां पर मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है डिवेंचर्स पर। ठीक, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वहां से हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड इज एन
एप्रोप्रिएशन, ये P&L अकाउंट में नहीं आता, ये किस में आता है? P&L के बाद जो दूसरा अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, जो आपने पार्टनरशिप में बनाया होगा 12th क्लास में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, तो प्रॉफिट तो हमारा निकल चुका, अब उस प्रॉफिट पर तो हम टैक्स दे चुके हैं, यानी कि इस पर हम जो है क्या दे चुके हैं? टैक्स दे चुके हैं। नो टैक्स बेनिफिट हियर, यहाँ पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट कटने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देते हैं। यहाँ पर क्या है? टैक्स कट चुका ऑलरेडी P&L अकाउंट में, प्रॉफिट अर्न कर चुके, टैक्स कट चुका, डिडक्ट हो चुका। अब ये डिविडेंड किस में आ रहा है? माइनस किस में होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो दैट्स व्हाई कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की कंडीशन में दिया जाता है, बट डिविडेंड केवल और केवल प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, सो दैट्स यहाँ पर हमें क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, बट डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, सो नो टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल हियर। ये कुछ पॉइंट्स थे इनके बीच में डिफरेंस के, कल हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बेटा टाइम ओवर।